अमेरिका के जो जनरल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को करीबन 20 मर्तबा बता दिया है कि बम गिरा गिरा के आप सिर्फ बातचीत का माहौल तैयार कर सकते हैं। आप बम गिरा गिरा कर जीत नहीं सकते। हाँ, डॉक्टर रिजवी, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं हमेशा की तरह से अपने बयानबाजी में उतरे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल एनालिस्ट उत्तम कुमार देवनाथ जी, जिनका बड़ा लंबा तजर्बा रहा है मिलिट्री में, फौज में, और ख़ास तौर से एयरफोर्स में वो विंग कमांडर यानी उन्होंने चलाया भी है, जैसा कि बताते हैं। तो बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब की गुफ्तगू, उनकी बातचीत से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और पहला यही कि कैप्टन साहब, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज से बातचीत शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं 3 बजे से अमेरिका ईरान के दरमियान बातचीत शुरू हो जाएगी। हालांकि ईरान की तरफ से अभी कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, ना ये तफसील आ पाई है कि आखिर बातचीत का अंदाज कैसा होगा, कहाँ बातचीत होगी, कैसे बातचीत होगी, आमने सामने बातचीत होगी या फिर कोई मीडिएट करेगा, मीडिएट में कौन लोग होंगे, अभी कुछ तस्वीर नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया, वो जैसे कि उनकी आदत है, वही बातचीत शुरू हो रही है मतलब, और सब बैठ रहे हैं और सब हो गया। तो मैं दरअसल आपसे जानना चाहता हूँ कि है क्या ये? हाँ, डॉक्टर रिजवी, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं हमेशा की तरह से अपने बयानबाजी में उतरे हुए हैं। क्या बातचीत होगी, ईरान को अभी तक कंफर्म करना है। सबसे बड़ी बात है कि क्या आमने सामने बात होगी। जाहिर बात है आमने सामने बात नहीं होगी, अभी वो माहौल नहीं है। कहाँ पर बातचीत होगी, इसके बारे में कोई अंदेशा ना मस्कट से आया है, ना दोहा से आया है, ना इस्लामाबाद से आया है। जेनेवा में होगी क्या? जेनेवा के किसी भी होटल में हमें हरकत नहीं नजर आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की बातचीत आज दोपहर को 3 घंटे यानी और 6 घंटे के बाद शुरू करने वाले हैं, दुनिया ऊहापोह में पड़ी है। अच्छी बात है कि वो बातचीत के बारे में सोच रहे हैं। अपने मूड के हिसाब से मेरे को याद है, आप भी याद कर सकते हैं कि 96 घंटे पहले, 72 घंटे पहले या 48 घंटे पहले वो बम बरसाने की बात कर रहे थे कि बस अब इस वीकेंड में तो मैं कुछ खास करने वाला हूं, यानी शनिवार का इंतजार करो, रविवार का इंतजार करो। मेरे ख्याल से उनको बार बार उनके जो एडवाइजर्स बताते हैं, खासतौर से जो फौजी वर्दी वाले एडवाइजर्स बताते हैं, वो आस्ते आस्ते शायद उसको वो मानना शुरू करना चाहिए। डॉक्टर रिजवी, क्योंकि मैं एयरफोर्स में खुद काफी सालों तक था, 34 साल, और बतौर ग्रुप कैप्टन रिटायर हुआ, और मैं 1979 में जब कमीशन हुआ तब से लगातार एक चीज मैं कह सकता हूं यकीन के साथ कि दुनिया भर में जितने वर्दी वाले लोग होते हैं वो कभी भी किसी चीज को छुपा छुपा कर या मोड़ तोड़ के बोलते नहीं हैं, या अपने किसी बयान को पॉलिटिकल अंदाज से नहीं बोलते हैं। ज्यादातर दुनिया के सारे देशों में, भारत में और अमेरिका में भी, जो जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयरफोर्स के उच्च अधिकारी हैं, वो जब कुछ बोलते हैं या अपनी सरकार को बोलते हैं तो सीधी भाषा में बात करते हैं। तो अमेरिका के जो जनरल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को करीबन 20 मर्तबा बता दिया है कि बम गिरा गिरा के आप सिर्फ बातचीत का माहौल तैयार कर सकते हैं। आप बम गिरा गिरा कर जीत नहीं सकते। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप ने माना नहीं। अगर हम शुरुआती दौर देखें, पिछले साल जब वो प्रेसिडेंट बने, तो प्रेसिडेंट बनने ते ही उन्होंने एक तरफ से CIA के जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स थे उनको बर्खास्त करना शुरू किया। उन्होंने एक तरफ से
यूएस आर्मी नेवी एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स को बर्खास्त करना शुरू किया या उनसे रिजाइन लिखवा ली। कम से कम 12 आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो जनरल्स थे उन्होंने उनका रिजाइन लिखवा लिया। एक दो जनरल्स थे, उनसे वो रिजाइन नहीं लिखवा सके क्योंकि शायद उनके रिश्तेदार लगते थे, वो वाकई रिश्तेदार लगते थे, तो उन्होंने उनको ना बर्खास्त किया ना रिजाइन लिखवाया। लेकिन क्योंकि वो ईमानदारी से, जिम्मेवारी से सच्चाई बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तो अनइम्पॉर्टेंट पोस्ट पर भेज दिया गया। ये होता है। एक सिंगल स्टार ब्रिगेडियर है या 2 स्टार में हम बोलते हैं मेजर जनरल, वो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पे भी बैठ सकता है, वो नॉट सो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पर भी बैठ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफियों को नॉट सो इम्पोर्टेंट डेस्क या चेयर या ऑफिस में भेज दिया। उनका एक शब्द है जो कि दुनिया ने पहले कभी नहीं सुना था, वो है वोक, WOKE। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दुश्मनों को, यानी जो उनसे कहना नहीं मानते थे, उनको वोक बोलते थे, वोकनिज्म। जैसे हम बोलते हैं ना इज्म, कोई भी इज्म, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, तो उन्होंने एक नया शब्द निकाला, वोकेइज्म। तो इन सब जनरल्स को और CIA के उच्च अधिकारियों को उनका जो विदेश विभाग है, जैसे हमारा विदेश मंत्रालय है, तो वहां पर भी उन्होंने काफी सीनियर ऑफिसर्स को, सिविलियन ऑफिसर्स को बर्खास्त कर दिया, ये कह के कि वो वोक है, वोकेनिज्म। डॉक्टर जी, मुझे भी काफी समय लग गया ये समझने में कि ये शब्द क्या है। अद्भुत बात है ये है कि अब भारत में भी इस शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। वोकेनिज्म का मतलब डोनाल्ड ट्रंप का ये था कि मार दो, पीट दो, कुचल दो, बेच दो, खरीद लो, इससे कम कुछ नहीं। जो ऐसी भाषा में बात करे कि मार दो, पीट दो, कुचल दो, खरीद लो, वो तो सही है। और जो ऐसे बोले कि मार नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, कुचल नहीं सकते, और कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, इनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वोकनिज्म, कि ये वोक पीपल हैं। अद्भुत बात है कि भारत में भी अब इस भाषा का इस्तेमाल होने लगा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझना पड़ेगा कि वोकनिज्म जो है वो भी दुनिया चलाने का एक तरीका है। भारत में किस तरह से हम देखेंगे, क्या उसकी शिनाख्त कैसे, थोड़ा सा अगर हमें वो करें। देखिए डॉक्टर विजय, किसी भी चीज, कोई दिक्कत अगर सामने आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो है कि हार्ड किल करो, सख्ती से निपटो। दूसरा तरीका ये कि नरमी से निपटो, सामने एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, नरमी से निपटो। और एक होता है मिडिल पास। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपनी जरूरत के मुताबिक कभी हार्ड डिसीजन लेता है, कभी नरमी से डील करता है। लेकिन कई बार मौसम कुछ ऐसा हो जाता है कि जो नरमी से डील करना चाहता है एडमिनिस्ट्रेटर, उसको माना जाता है कि अनसुटेबल है। बस एक ही इलाज है कि हर चीज में सख्त से सख्त कार्रवाई करो। ये भारत में भी पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है कि हर चीज का सोल्यूशन जो है सख्ती से करो। जो सोचे कि भाई थोड़ा सोच समझकर बीच का रास्ता निकालो, तो फिर वो डिजायरेबल नहीं है, उसको इनर सर्कल के बाहर कर दो, इधर उधर भेज दो उसको। जी बिल्कुल, ये सही है, और इस तरह का मिजाज कुछ हिंदुस्तान में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पूरी तरह से वो मिजाज, क्योंकि हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, हमारी अपनी कुछ फॉरेन पॉलिसीज हैं, जिनका बहरहाल ख्याल रखना पड़ेगा, वरना फिर अगर हम दूसरों के नक्शे कदम पे चलेंगे तो उसमें हम कोलैप्स भी हो जाएंगे, हमारा बड़ा नुकसान होगा।
क्योंकि हम उनके जैसे ना तो सफाक बन सकते हैं, ना डिक्टेटर बन सकते हैं, ना तानाशाह बन सकते हैं। वहाँ दिखावे वाली जमहूरियत है, दुनिया ने देख लिया है। लेकिन हिंदुस्तान में एक सही जमहूरी निज़ाम अब भी है। हालांकि कई जगहों पे उसको पॉल्यूटेड करने की कोशिश, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारी अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि एहतियात जो है वो कहीं ना कहीं है। कैप्टन साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो इजराइल के ताल्लुक से है, और अभी राशिद साहब ने लिखा है। राशिद साहब जो है इस वक्त इराक में है। वो करबला जो अरबईन है वहां पे वो गए हुए हैं, राशिद रिजवी साहब, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। और उन्होंने अभी ये खबर दी है कि कल अमेरिका का बड़ा फौजी ग्रुप इराक से बाहर निकला है। और बार बार जो है वहां जो इराक में फौजी ग्रुप है वो पेंटागन पे जोर दे रहा है कि हमें यहाँ से निकलने की इजाजत दी जाए, हालात अच्छे नहीं है। दूसरा, बहरीन से भी यही सूरत हाल है, कुवैत से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां से, और कुछ नोटिस है, कुछ जो है वो वहां से अमेरिका से एडवाइजरी भी जारी हुई है। लेकिन सबसे तो इसको, हाँ, इसी पे थोड़ा से कैप्टन साहब, कि क्या ये माना जाए कि धीरे धीरे इसे खाली करने पे अमेरिका जो है वो तैयार हो गया है, और उससे लग रहा है कि अब यहाँ मुनासिब फिलहाल नहीं है हालात के पेश नजर। इराक की बात हो रही है। ये कमोबेश दूसरे गल्फ कंट्रीज पर भी लागू होता है कि अंदरूनी जो प्रेशर है अमेरिकन सोल्जर्स पर वो तो है ही, जो लोकल पॉपुलेशन है वो उनको पसंद नहीं करती है। तो जो भी अमेरिका की फौज वहां पे डिप्लॉयड है वो अपने कैंप के बाहर नहीं जा सकते हैं। स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि कैंप के बाहर जाएंगे तो कोई भी अप्रिय घटना उनके साथ हो सकती है, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन उनको पसंद नहीं करती है। दूसरी बात, अमेरिकन ट्रूप्स जहां पर भी डिप्लॉयड हैं उनको कैंप के बाहर इसलिए भी नहीं जाने दिया जाता क्योंकि लोकल पॉपुलेशन ना सिर्फ उनको पसंद नहीं करती है, कई जगह पर लोकल पॉपुलेशन हॉस्टाइल भी है, यानी हमला भी कर सकती है। और कई जगह जब लोकल पॉपुलेशन हमला कर सकती है अगर अमेरिकन पर, तो ऐसा नहीं है कि धक्का मुक्की की या पत्थर फेंके। कई जगह हो सकता है कि लोकल पॉपुलेशन थोड़ा और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, सारी गल्फ कंट्रीज में। इराक में तो ये हो ही रहा है कि लोकल पॉपुलेशन थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया है, उनके पास कुछ छोटे मोटे हथियार भी हैं। तो उन्होंने इस तरह की रेजिस्टेंस फोर्स बना ली है। इराक में कम से कम 5 या 6 रेजिस्टेंस फोर्स ऑपरेट कर रही हैं, जो कि बगदाद में जो शासक हैं, बगदाद में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ हैं। क्योंकि बगदाद में जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका की सपोर्ट से हो रहा है। तो अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को कम तो नहीं किया है, लेकिन नॉन एसेंशियल ट्रूप्स जो हैं, अब नॉन एसेंशियल ट्रूप्स में मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए, जैसे कहीं पर आपने एक रेडार स्टेशन लगाया हुआ है, तो रेडार स्टेशन में एक ड्यूटी पर समझिए 6 लोग हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। अब वहां पर क्योंकि आप सोचते हैं कि यार 2 शिफ्ट में काम होना चाहिए या 3 शिफ्ट में काम होना चाहिए, तो आप 6 जो ऑपरेटर्स हैं एक शिफ्ट में, आप वहां पर 12 या 18 लोगों को रख लेते हैं, ये सोच के कि एक एक शिफ्ट में 6-6 लोग लाएंगे, तो 2 शिफ्ट में काम होगा तो 12 लोग होने चाहिए, 3 शिफ्ट में काम होगा तो 18 लोग होने चाहिए। तो अभी क्या किया गया है कि शिफ्ट में 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 6 लोगों को और कहीं भेज दो, सेफ जगह भेज दो। अब पीछे सपोर्ट स्टाफ है, इंजीनियर्स हैं। रेडार स्टेशन हम सिर्फ देखते हैं टीवी में कि वो स्कोप में बैठ के कंट्रोलर बैठा हुआ है। वो कंट्रोलर के दीवार के उस तरफ 20 इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, चाहे अफसर इंजीनियर हों या नॉन ऑफिसर इंजीनियर हों नीचे के लेवल पर। तो वो लगातार उस रेडार स्टेशन को चला रहे हैं। तो वो नॉन क्रिटिकल स्टाफ को भी उन्होंने बाहर सेफ जगह भेजना शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इराक खाली कर रहे हैं, इराक में अपने लोगों को कम कर रहे हैं। जी कैप्टन साहब, मैं आपको अभी एडवोकेट राशिद रिजवी साहब ने ये करबला का, इराक का ये पूरा जो है रौदे इमाम हुसैन गालिबन है,
वो भेजा है। और ये देखिए वहां से उन्होंने अभी मुझे भेजा है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। ये नज़ारा वहां का, और मैं कहूंगा कि और वहां पे कैप्टन साहब ये वही इलाका है जहाँ पे सऊदी अरब ने यहाँ पे अटैक किया था और हमला किया था, लेकिन वहां पे करोड़ों लोग पहुंच गए हैं। यहाँ हिंदुस्तान से भी हजारों की तादाद में लोग गए हैं, और बगैर किसी खौफ के, बगैर डरे हुए वहां पे लोग उसी तरह से तकरीबन 80-82 किलोमीटर का पूरा जो है वो रनअप है जो वहां पे लोग चलते हैं। हम देखिए मुआवजा कोई वैसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल पैदल इस तरह से आप समझिए जैसे हमारे यहाँ कांवड़ जो लेकर के जाते हैं वहां पे, तो वहां से नजफ अशरफ है जहाँ हजरत अली का रौजा है, वहां से लोग उनके बेटे हजरत इमाम हुसैन करबला में जो शहीद हुए थे, तो वहां तक जो पैदल लोग जाते हैं मार्च करते हुए। और जगह जगह उनके बाकायदा दस्तरखान लगे हुए हैं सड़कों पे खाने पीने का, इसके अलावा हाथ पैर दबाने वाले, वहां पे मदद करने वाले, यानी हर तरह की सहूलतें जो हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा इसको इसलिए माना जाता है कि यहाँ तकरीबन हर साल 2.5 से 3 करोड़ लोग कैप्टन साहब जमा होते हैं, और अब तक कोई ऐसी खबर नहीं सुनी गई कि कोई भगदड़ हुई हो, कभी कोई यहाँ पे मर गया हो, इस तरह की चीजें। तो बहरहाल ये एक निज़ाम है। राशिद रिजवी साहब से मैंने कहा है कि अगर वो जुड़ सके वहां से तो हमें लाइव भी वो दिखा सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं। फिर मैं कैप्टन साहब आपके पास लौटता हूं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज कि इजराइल अभी जब ये कह रहा है कि भाई हम कोई बात नहीं मानेंगे, हम गाजा से अपनी फौज नहीं लाएंगे, लेबनान से नहीं लाएंगे, बल्कि हम तो ईरान पे अटैक की बात सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे में अमेरिका के जो जनरल हैं, चीफ जो है, उन्होंने बहुत वादे तौर पे कहा है कि भाई हमारे पास नेवल फोर्स अब नहीं बची है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, यानी इजराइल की। तो अब ये सूरत हाल है, ऐसे में इजराइल किस बुनियाद पे इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है? क्या है अगर अमेरिका हाथ खींच ले तो इजराइल कितनी देर लड़ सकता है ईरान से? या जो और ग्रुप्स हैं, भाई हुती भी खड़ा है, हिजबुल्लाह भी खड़ा है, सब अंदर दाखिल होने के लिए भी तैयार है। कैप्टन साहब। सबसे पहले तो बहुत ही सुंदर आपने वीडियो दिखाया, दिल को सुकून देने वाला वीडियो दिखाया। देखिए होता क्या है कि इजराइल को 2-3 चीजें तो मालूम है कि उसके ऊपर जमीनी हमला कोई नहीं कर सकता। फौजी हमला, जमीन से फौजी हमला ना हमास ने कभी किया, ना हिजबुल्लाह ने कभी किया, हुती तो बहुत दूर है। दूसरी चीज इजराइल को ये मालूम है कि उसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, ये मानना पड़ेगा। होता ये है कि गजा में अगर हमास का कोई वर्कर, मैं लीडर भी नहीं कहूंगा, गजा में हमास का अगर कोई वर्कर भी है, तुरंत गजा के अंदर ही उन्होंने कुछ जाल बिछाया हुआ है। अब क्या कहूं शब्द, गजा के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो कि शिनबेत को खबर देते रहते हैं। शिनबेत को हर रोज हजारों गजा के लोग कांटेक्ट करते हैं और खबर देते रहते हैं। मतलब बड़ा अजीब माहौल है। अभी की बात नहीं है, ये 40 साल पहले भी ऐसी था, 30 साल पहले, 10 साल पहले भी ऐसा ही माहौल था। ये शायद पीएलओ के समय में भी माहौल ऐसा था। यासर अराफत थे, लेकिन जो लोग उनकी खिलाफत करते थे वो खबरें देते थे शिनबेत को या इजराइल डिफेंस फोर्सेस को कि भाई वहां एक माहौल है। अब बताना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा ही कुछ माहौल हिजबुल्लाह के एरिया लेबनान में है कि आपको अपना पड़ोसी नहीं पसंद आ रहा है तो आप बस फोन कर दो या जाके बता दो कि मेरे पड़ोसी के घर के नीचे पता नहीं क्या हरकत हो रही थी रात के 2 बजे। यकीन मानिए जैसे ही आपने बताया
इजराइल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको बताया, तो 15 मिनट के अंदर आपके आप पड़ोसी जिसको आप पसंद नहीं करते उसके घर के ऊपर 2 बम आके गिरेंगे। तो इजराइल की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। हम सब सोचते हैं, हम जो बाहर बैठे हैं, कि शायद ये सारे शायद ज्यूज हैं जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर देते हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि गजा के अंदर, देखिए गजा की पॉपुलेशन कितनी है, 20 लाख। तो मेरा अंदाजा है कि गजा के ये जो 20 लाख लोग हैं, इनमें से 20,000 ऐसे लोग हैं जो कि हमास को पसंद नहीं करते। 20 लाख गजा की अगर पॉपुलेशन है, उसमें से करीबन 20,000 लोग ऐसे हैं जो हमास को पसंद नहीं करते, फिलिस्तीनी हैं, अरब हैं। और इनमें से ये जो 20,000 जो हमास को पसंद नहीं करते, इनमें से करीबन 200 या शायद 2,000 ऐसे हैं जो हर घंटे, हर मिनट शिन बेत को या मोसाद को खबरें देते रहते हैं कि पड़ोस के घर में 2 गाड़ियां आई, उससे 4 लोग निकले रात के 2 बजे, वो मीटिंग करके सुबह 4 बजे निकल गए। ये हो रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इसको उजागर ऐसे इसका उजागर हो रहा है कि वहां पर जो आईडीएफ की फोर्स गजा के अंदर है, वो बहुत डरी हुई है। आईडीएफ के जो जवान हैं, जो डिप्लॉयड हैं गजा के अंदर, वो बहुत डरे हुए हैं। लेकिन इनको खबर कहां से मिलती है कि उनसे महज 300 गज दूर वो जो गली का चौथा घर है, उसमें हमास का लीडर तो छोड़ा, हमास का वर्कर है जो कि शायद ये खबर मिल जाती है आईडीएफ को। और फिर आईडीएफ प्लान करके शाम के 5 बजे 4 बख्तरबंद गाड़ियां और 16 जवान भेजकर उस घर को घेर लेता है, उसको तबाह कर देते हैं, आईईडी लगा देते हैं और उस घर को तबाह कर देते हैं। ये हो रहा। तो ये अंदर के जो लोग हैं ना डॉक्टर रिजवी, मेरे को भी बड़ा तकलीफ हो रहा है ऐसा कहने में, ये अंदर के ही लोग हैं जो इजराइल को खबरें दे रहे हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यही वजह है कि हमास ने बहुत लोगों को वहां पे फांसी दी। इसी दौरान ईरान को भी जो इतना भारी नुकसान हुआ है उसकी वजह स्पाई है, और हर जगह होते हैं। ईरान भी हर जगह होते हैं। लेकिन ये सही है कि इजराइल जिस तरह से काम को अंजाम देता रहा है, और चूंकि इजराइल तो अमेरिका तक में छोड़े हुए हैं, सबको गिरफ्त में लिए हुए। भाई एप्स्टीन फाइल क्या है, वो भी एक तरीका था गिरफ्त में लेने का है, वो सब एक्सपोज हो गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कैप्टन साहब आखिरी बार कि अमेरिका जिस तरह से बातचीत को अव्वलियत दे रहा है, जंग से अब अपने आप को पीछे कर रहा है, और डायरेक्ट ईरान से, डायरेक्ट हमास से बातचीत की बात कर रहा है, और इजराइल को पीछे छोड़ रहा है। अब कोई कुछ भी कहे, देखिए इजराइल मजबूरी है अमेरिका की, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि उसको लगता है कि अगर इजराइल से हम अलग हो गए तो हमारी गिरफ्त तमाम बहुत ढीली पड़ जाएगी, और बहुत तेजी से लोग जो हैं, जो ममालिक हैं अरब खास तौर से, वो चीन या रूस की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, और बहुत मुमकिन है कि फिर वो ईरान से मिल करके एक नया वो बनाए। लेकिन कैप्टन साहब अरब ये भी तो सोच रहे होंगे ना कि जब इजराइल की मदद करने पे अब हाथ उठा रहा है अमेरिका, तो हमारी मदद ये कैसे करेगा। ये भी एक चीज सामने आ रही है। तो बहुत सारी चीजें मेरा ख्याल ये है कि बदल रही। लेकिन मैं आखिरी सवाल यही कि क्या वाकई बातचीत ये हो पाएगी, और अमेरिका के लिए बातचीत ही एक वाहिद रास्ता बचा है, क्योंकि उसकी भी हालत जो है ठीक नहीं है। पेंटागन से बार बार रिपोर्ट आ रही है, जनरल्स और एक्सपर्ट बार बार ये रिपोर्ट दे रहे हैं। कैप्टन साहब ही इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। बम गिरा गिरा के इस युद्ध को खत्म करना मुश्किल है। जब तक कि एक लास्ट कुछ बहुत दूर की कौड़ी है कि ईरान के अंदर से ही
दगाबाज तो नहीं कहूंगा, लेकिन ईरान के अंदर से ही जो असंतुष्ट लोग हैं वो सड़कों पर लाखों की तादाद में ना आ जाएं। ईरान के अंदर हैं, अगर ईरान की आबादी अगर 9 करोड़ हम मान लें तो 8 करोड़ लोग सरकार के साथ हैं। लेकिन अगर हम ईरान की आबादी 9 करोड़ मान लें तो 1 करोड़ लोग हैं जो कि दगाबाज तो शब्द नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट सरकार से खुश नहीं है। तो वो ये रजा शाह पहलवी के आदमी है, इस तरीके से हम कह हाँ, लें हाँ, कि हाँ, वो हाँ रजा शाह पहलवी, और उसी तरीके का वो चाहते हैं कि जैसे हम पहले रहते थे, बड़ा मस्त मौला, अमेरिका भी घूम रहे हैं और यूरोप भी घूम रहे हैं और इजराइल में भी मौज मस्ती कर रहे हैं, दुबई भी जा रहे हैं बढ़िया, और कुछ पहने न पहने ऐसे अपना मतलब एक वो फ्री चाहते। तो हैं ऐसे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। कैप्टन साहब बिल्कुल आप थोड़ा तकल्लुफ कर रहे थे, मैंने कहा मैं वो क्लियर कर दूं कि मेरे एक दोस्त में एक वाक्य सुना दूं, छोटा सा है। मेरे एक दोस्त थे फिदा अली साहब, कैमरामैन, बहुत अब इंतकाल हो गया है, बहुत सीनियर। तो हम लोग जर्नलिस्ट कई बार पूछते थे कि फिदा भाई पहले ये ईरान एम्बेसी कैसे था, तो वो जो बताते थे कि एम्बेसडर की हालत के चड्डी पहने निकल आए और कहीं, और जो वहां पे औरतें जिस तरह से बिल्कुल एक यूरोप कल्चर, मतलब आज तो आप ईरान एम्बेसी और कल्चर हाउस चले जाइए तो बिल्कुल आपको हिजाब में हर कोई नजर आएगा। उस वक्त तो कपड़े में भी नजर आ जाए ना तब भी कोई हैरत नहीं। ये सूरत थी वहां पे, हाथ में वाइन, कोई वो नहीं, अपना चले आ रहे हैं। तो ये तो ऐसे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी कैप्टन साहब। ये रहा है कि अमेरिका अब तक उम्मीद कर रहा था कि ईरान के अंदर एक गुट खड़ा हो जाएगा सरकार के खिलाफ, और फिर ईरान को, इन लोगों को बाहर से थोड़ा सपोर्ट दे देंगे तो सरकार गिर जाएगी। वो हुआ नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली समझ लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को बातचीत करनी पड़ेगी, उन्हीं को माहौल पैदा करना पड़ेगा। माहौल पैदा करने के लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं। एक, किसी भी हालत में कभी भी, किसी भी हालत में कभी भी बुराई ना करे ईरान की। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है जिसका जिक्र कैप्टन साहब कर रहे थे, और यही है कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। बातचीत करनी पड़ेगी। अब ईरान किस तरह से बातचीत करेगा, क्या शर्तें फिर से रखेगा या पुरानी शर्तों बात करेगा, कहाँ बात करेगा, क्या भी बहुत बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी हैं। जैसा होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहे एमएनसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।